हमारे साथ अब इस जो पूरे सेगमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई से जुड़ रहे हैं द बोनस के एडिटर अंशुमन तिवारी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हर्ष। उंगलियों पर दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का सफर। बाजारों के लिए यह सप्ताह का पहला दिन कुछ मिला जुला रह सकता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार रिश्ते तनावपूर्ण हैं और अभी तक किसी तरीके की वार्ताओं के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन अमेरिका और चीन के बीच संधि की कोशिशों की सक्रियता बढ़ गई है। चीन ने अमेरिका से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप के निर्यात में ढील की मांग की है और इसे ट्रेड डील की शर्त बताया है। दोनों देशों को अगले 2-3 दिनों में सहमति बनानी है। चीन ये चाहता है कि ट्रंप और शी की बैठक हो, उससे पहले एआई चिप पर ठोस रियायत मिल जाए। इधर रिश्तों को बेहतर करने के संकेत के तौर पर अमेरिका ने एनवीडिया और एमडी को H20 चिप एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है और ये चिप्स चीन को एक्सपोर्ट की जाएंगी। इन चिप्स को यूएस नियमों के मुताबिक डिजाइन किया गया है। हालांकि दोनों कंपनियों को चीन से जो रेवेन्यू मिलेगा उसका 15% हिस्सा अमेरिकी सरकार को देना होगा। यह घटनाक्रम आज खासा महत्वपूर्ण है तमाम सुर्खियों के बीच में, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच जो उलझे हुए तार हैं वो सुलझ रहे हैं और अगले एक हफ्ते के भीतर दोनों देशों के बीच एक मोटी सहमति बन सकती है, जिससे कि जो जो व्यापार युद्ध का विराम है उसे आगे बढ़ाया जा सकता है और कुछ नई सहमतियां बनती दिखाई दे रही हैं। भारत के साथ हालांकि रिश्ते अभी अमेरिका के तनावपूर्ण बने हुए हैं और उनमें कोई नई पहल दिखाई नहीं। लेकिन वैसे ये सप्ताह जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से पूरी तरह ट्रंप और पुतिन की वार्ता के नाम रहेगा। ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन से मिलेंगे, जहां यूक्रेन की युद्ध विराम पर वार्ता होगी। मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। यूरोप के विशेषज्ञों का मानना है कि कोई बड़े समझौते की उम्मीद नहीं है, क्योंकि पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन पर पूरे रूसी नियंत्रण की शर्त रखी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी संघर्ष विराम तब हो सकता है जब ईस्टर्न यूक्रेन के हिस्से पर रूस को कब्जा दिया जाए। यूक्रेन इस पर तैयार नहीं है। जेलेंस्की ने कहा है कि वो जो शिखर बैठक हो रही है पुतिन और ट्रंप के बीच में, इसमें वो शामिल होना चाहते हैं ताकि त्रिपक्षीय बैठक हो जाए। मॉस्को ने कहा है कि पश्चिम के देश ट्रंप और पुतिन की बैठक को विफल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई समाधान न निकले। इधर रूस ने यूक्रेन के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पर ड्रोन हमले किए हैं, गैस और ऊर्जा इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का एक बयान आया है जो वार्ताओं के मूड का संकेत देता है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के साथ शांति समझौता दोनों पक्षों को खुश नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि कहीं कुछ बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक व्यवहारिक संधि की, एक प्रैक्टिकल संधि की उम्मीद की जाएगी। ईयू थोड़ा विरोध कर रहा है यूक्रेन के पुतिन की शर्त का, यूक्रेन का एक बड़ा जमीनी हिस्सा लेने के लिए। ईयू, फ्रांस, जर्मनी और यूके ने यूक्रेन को साझा रूप से समर्थन देने का वादा किया है और एक कहा है कि कैसा भी शांति समझौता हो, लेकिन यूक्रेन की जो क्षेत्रीय अखंडता है उसको प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये पूरा घटनाक्रम आज बाजारों को परोक्ष रूप से प्रभावित करेगा। हालांकि शांति की उम्मीद के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। गाजा पर इजरायल के नियंत्रण की योजना पर विरोध बढ़ रहा है। जर्मनी ने इजरायल को हथियार निर्यात में कटौती के संकेत दिए हैं। इजिप्ट और कतर ने कहा है कि किसी भी स्थिति में गाजा पर इजरायल का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उन्होंने वैकल्पिक प्रस्ताव दिए हैं। इधर इजरायल गाजा पर नए हमले की तैयारी कर रहा है। ऐसे भी संकेत हैं कि इस गाजा की योजनाओं को लेकर अमेरिका और इजरायल के बीच बातचीत हुई है। आज ये भी सुबह खबर आई कि इजरायल के गाजा पर हमले में अल जजीरा के एक पत्रकार की मौत हुई है। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो पिछले सप्ताह का था और जिस पर अब आज कुछ बदलाव होते दिखाई दे रहे हैं। पिछले सप्ताह अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एक शांति समझौता हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में, अमेरिका की अगुवाई में, और लंबे समय से युद्ध में संघर्ष में लगे ये दोनों देश शांति के लिए तैयार हुए थे। इन दोनों देशों के बीच में कॉरिडोर बनाए जाने पर सहमति बनी है, जिसे कि कॉकेशस, साउथ कॉकेशस कॉरिडोर कहा जाता है। इसे ट्रंप कॉरिडोर का नाम भी दिया गया है। दरअसल ये कोशिश अमेरिका की है कि अजरबैजान और आर्मेनिया के जो खनिज बहुल इलाके हैं उनमें अमेरिका की दखल हो और इस कॉरिडोर के आसपास के इलाके को वो खनिज के लिए डेवलप करे। ईरान ने इसका विरोध किया है और उसने कहा है कि वो साउथ कॉकेशस कॉरिडोर को आगे बढ़ने से रोक सकता है। इस पर आज अमेरिका की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2-3 महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम है जिनको समझ लेना जरूरी है। अमेरिका में फेड के अधिकारियों ने अब ब्याज दरों में कमी की जरूरत बताई है, क्योंकि नौकरियों के जो कमजोर आंकड़े आए हैं उसके बाद फेड पर दबाव बढ़ता दिख रहा है। चीन से अच्छी खबर नहीं है। चीन में डिफ्लेशन का खतरा गहरा रहा है। जुलाई में चीन की खुदरा महंगाई शून्य पर रही है। फैक्ट्री प्राइस में करीब 3.5% का कॉन्ट्रेक्शन दिखा है। खाद्य कीमतों में 4% की गिरावट आई है और ये चीन की सरकार के लिए आने वाले समय में मुश्किल बनती दिखाई देगी।
ताइवान का जुलाई में निर्यात करीब 13% बढ़ा, 2010 के बाद ये सबसे तेज बढ़त है। इधर चीन ने कच्चे तेल की कीमतों में, क्रूड ऑयल की कीमतों में बड़ी कमी के बाद अपना आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है और चीन बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल की स्टॉक पाइलिंग कर रहा है। जुलाई में चीन के क्रूड ऑयल इंपोर्ट में करीब 18% की बढ़ोतरी हुई है। जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि रूस और अमेरिका के बीच शांति वार्ता की संभावनाओं के कारण क्रूड ऑयल में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है, गिरावट जारी है। WTI क्रूड करीब 2 महीने के स्तर पर $63 पर है और एक हफ्ते में करीब 3.5% से ज्यादा गिरा है। ब्रेंट भी $66 पर है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति की कोशिशों से और डॉलर में स्थिरता से गोल्ड सिल्वर में भी हमें बिकवाली दिखाई दी। इन दोनों की कीमतों पर भी दबाव दिखा है। कॉपर में कुछ नरमी है और स्टील में कुछ मजबूती दिख रही है। पाम ऑयल और गेहूं में सप्ताह की शुरुआत में मांग निकलने से थोड़ी तेजी दिखाई दे रही है। विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर 98 पर स्थिर है और अमेरिका में महंगाई के आंकड़े का इंतजार है जो इस सप्ताह आएगा और उसके बाद फिर अमेरिका में औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े आएंगे। बाजारों के लिए ये सप्ताह इन दो महत्वपूर्ण आंकड़ों के इंतजार में रहेगा। यूरो, पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर तीनों में मजबूती में दिखाई दे रही है। रुपए पर गहरा दबाव दिख रहा है। विदेशी निवेशक बराबर बिकवाल बने हुए हैं, उनकी शॉर्ट पोजीशंस लगातार बढ़ रही है जैसा आपको हर्ष ने बताया और इससे फिर नया दावा बनने की का आसार है। 1 अगस्त को जो सप्ताह खत्म हुआ था उसमें आरबीआई ने भारत में विदेशी मुद्रा भंडार के जो आंकड़े जारी किए किए थे उनके मुताबिक भारत के फॉरेक्स रिजर्व में करीब $9.3 बिलियन की कमी आई है। इसका असर रुपए पर रहेगा। तो आज का दिन रुपए की दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण है। 2-3 नेगेटिव ट्रिगर हैं, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट। पॉजिटिव ट्रिगर यह है कि कच्चे तेल की कीमतों पर में कमी आई है। क्रिप्टो के बाजार में जबरदस्त तेजी है। जिस दिन से अमेरिका में रिटायरमेंट फंड को क्रिप्टो में निवेश की मंजूरी मिली है उसके बाद बिटकॉइन और इथेरियम ने अपनी तेजी के पिछले रिकॉर्ड तोड़े हैं। बीते सप्ताह के अंत तक इथेरियम में बड़ी बढ़त दर्ज हुई थी। बिटकॉइन ने 118 का लेवल तोड़ दिया। इस समय बिटकॉइन सुबह 121 के आसपास, $121,000 के आसपास पहुंच गया है। ये आज सुबह से ही 2% की ज्यादा तेजी पर। इथेरियम भी करीब $4306 के आसपास 2% तेजी में है और अब ETF में निवेश बढ़ रहा है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिकी सरकार ने अब क्रिप्टो को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में ला दिया है। रिटायरमेंट फंड, पेंशन फंड भी अपनी ट्रेजरीज में इसको रखना शुरू करेंगे और इसलिए बाकी सभी क्वाइन भी करीब करीब 1% बढ़त के साथ आज बाजार में कारोबार कर रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन में इथेरियम ने मास्टर कार्ड को पीछे छोड़ दिया है और अब 22वें नंबर पर है। इथेरियम के ETF में पिछले 2-3 महीनों में ज्यादा निवेश हुआ है। निवेश तेजी से बढ़ रहा है। भारत से कुछ प्रमुख खबरें हैं जिनका असर आज हम बाजार पर देख पाएंगे। सेबी ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ट्रांजैक्शन चार्ज खत्म कर दिए हैं। इससे रिटेल निवेश को बढ़ावा मिलेगा। नए नियमों की जल्दी घोषणा की जाएगी। म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए, रिटेल और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए अच्छी खबर है। लेकिन जो बुरी खबर है वो भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों के लिए। विदेशी निवेशक बाजार से लगातार निकल रहे हैं। अगस्त के पहले सप्ताह में करीब $1.1 बिलियन की नेट आउटफ्लो दर्ज की गई है और ये चिंता की बात है क्योंकि भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों का असर हमें भारत में विदेशी निवेश के दोनों मोर्चों पर देखने को मिल रहा है। FPI यहाँ से निकल रहे हैं और अगर ये सहमति और संधि नहीं बनी तो विदेशी निवेश जो भारत में है उस पर भी अब असर पड़ेगा। इधर अमेरिका से टैरिफ के बाद अगस्त में रूस से तेल आयात की संभावना में कमी की संभावना है। टेंडर रुके हुए हैं, हालांकि अभी कंपनियों ने नए ऑर्डर नहीं जारी किए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि मध्य पूर्व और अमेरिका से अब कंपनियां आयात बढ़ाने की कोशिश करेंगी क्योंकि तेल कंपनियों को किसी भी तरीके की अगली मुश्किल से बचना होगा। यूरोपीय समुदाय भी सक्रिय हो रहा है। हालांकि इसके पीछे की एक और खबर यह भी है कि अगर रूस और अमेरिका के बीच कोई संधि बन जाती है, युद्ध विराम सहमति हो जाती है, तो फिर रूस के तेल की बड़े पैमाने पर बाजार में सप्लाई होगी और उसके बाद तेल बाजार का संतुलन भी बदलेगा। इधर यह भी खबर है कि भारत सरकार अमेरिका ने जो स्टील और एल्यूमिनियम पर ड्यूटी लगाई है उसके जवाब में WTO नियमों के तहत जवाबी का टैरिफ लगा सकती है। हालांकि ये प्रस्ताव इससे पहले भी WTO में गया था। आधिकारिक रूप से सरकार ने इस पर अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ रिटेलेटरी एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। अगले 24 घंटे में 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो पुतिन और ट्रंप की अलास्का वार्ता की तैयारी है। अगर ये यूक्रेन और EU के बीच कोई सहमति बनती है और डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को किसी सहमति पर राजी करते हैं तो संधि की संभावनाएं बढ़ती दिखाई देंगी और इसका असर हमें क्रूड ऑयल की कीमतों पर पड़ेगा क्योंकि अगर रशिया का
क्रूड ऑयल मेन स्ट्रीम में आ जाता है, मुख्य धारा में आ जाता है और उसका निर्यात खुल जाता है तो कच्चे तेल की कीमतों पर बड़ा असर पड़ेगा। दूसरी दूसरी महत्वपूर्ण खबर, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार संधि की कोशिशें तेज हैं। ट्रंप और शी की मुलाकात की तैयारियां चल रही हैं। अमेरिका चीन को और कितनी रियायत देता है? चिप के निर्यात में तो अमेरिका ने एक महत्वपूर्ण रियायत दी है। इसके आधार पर चीन की प्रतिक्रियाएं तय होंगी। ये दो बड़ी खबरें हैं जिन खबरों के असर में आज बाजार रहेगा। तो उंगलियों पर दुनिया में आज मुंबई से इतना ही। वापस चलते हैं हर्ष के पास नोएडा स्टूडियो। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए।